हेलो हेलो, मैं संजय सर। मैं अपने चैनल अल्ट्रा बायो पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। ये वाला वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं परागकण कैसे बाहर निकलते हैं परागकोश से, इस विषय पे आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। और ये जो वीडियोज है ये आपको एकेडमिक लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें, कई बार देखें, इसका नोट्स बनाएं, ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो मैं संजय सर अपने चैनल पे एक बार फिर से परागकोश का स्फुटन मैं पढ़ाने जा रहा हूं। परागकोश एंथर को परागकोश हिंदी में कहते हैं और स्फुटन को फटना बोलते हैं, है ना, टूट जाना, फट जाना। तो परागकोश कैसे फटता है और फट करके कैसे परागकण बाहर निकलते हैं, हम लोग इस विषय पे आज डीपली चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज मैं ये बताऊंगा कि ये मैंने चित्र नंबर 1 बनाया है, ये है परागकोश। परागकोश ऊपर वाला हिस्सा जो अंडाकार हिस्सा है वो परागकोश कहते हैं, और परागकोश से जुड़ी हुई एक नली होती है जिसको फिलामेंट कहते हैं, तंतु। जब हम इसका टीएस काटेंगे तो ये ऐसी आकृति का दिखेगा, और जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे उसमें इस तरह के मोड़ होते जाएंगे, है ना। और ये मोड़ जो होते हैं, ये मोड़, इस मोड़ पर इंडोथेशियम नामक परत कमजोर हो जाता है। 2 लाइन में और पीछे बढ़ के चल रहा हूं, ये कि पूरे परागकोश में सबसे बाहर की तरफ, है ना, एपिडर्मिस होता है, उसके अंदर की तरफ इंडोडर्मिस होता है, उसके अंदर की तरफ टेपिटम, फिर उसके मध्य परत, और फिर उसके नीचे टेपिटम होते हैं। अर्थात सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे इंडोथेशियम, उसके नीचे मध्य परत और उसके नीचे टेपिटम। परागकण के स्फुटन में सबसे पहली क्रिया क्या होती है कि टेपिटम और मध्य परत ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं, और बाकी 2 परतें बच जाती हैं। एक एपिडर्मिस बच जाती है और एक इंडोथेशियम बच जाती है। ये परत भी जब जल की कमी होती है, अर्थात जब परागकोश परिपक्व होने लगता है, जब परिपक्व हो जाता है तो फटने से पहले परागकोश में जल की कमी आ जाती है, और इस जल की कमी होने की वजह से स्टोमियम एक ऐसा बिंदु है जहां इंडोथेशियम परत पतली हो जाती है। पतली होने की वजह से, जल की कमी होने की वजह से ये जो मुड़ाव है वो आसानी से टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो इसमें से पराग के कण बाहर निकलते हैं। लेकिन एक बहुविकल्पी क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि परागकण में अंकुरण कब होते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बताते चलूं। परागकण में अंकुरण परागकोश के स्फुटन से पहले से ही हो जाते हैं। तो ये परागकण बाहर निकलेंगे, लेकिन परागकण के बाहर निकलने के पहले अंकुरण, या ये कहें कि परागकण के छिद्र के द्वारा पराग नली निकलने लगता है। ये प्रोसेस कैसे होता है, मैंने बताया आपको। परागकण जो होते हैं उसके बाहर की तरफ एक मोटी परत होती है जिसको एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इसके अंदर, इसके नीचे की तरफ भी एक परत होती है जिसको इंटाइन कहते हैं, और इंटाइन के नीचे मोटा कोशिका जीव द्रव्य होता है, और इस मोटे कोशिका जीव द्रव्य के अंदर एक बड़ा केंद्रक होता है। इस बड़े से केंद्रक में समसूत्री विभाजन हो जाता है। यहां अब इस चित्र को देखें, इस चित्र को अब यहां पे इस बड़े केंद्रक का विभाजन होता है तो 2 केंद्रक बनते हैं। एक को मैंने यहां TN लिख दिया है, T का मतलब ट्यूब, N का मतलब न्यूक्लियर, ट्यूब न्यूक्लियर बन जाता है, और फिर दूसरा GN जर्म न्यूक्लियर बन जाता है।
जर्म न्यूक्लियर और ट्यूब न्यूक्लियर में बड़ा कौन होता है? ये भी क्वेश्चन कभी कभी बहुविकल्पी या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन होता है। तो ट्यूब न्यूक्लियर जो होता है वो इन दोनों की अपेक्षा बड़ा होता है। अब दूसरे प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो जर्म न्यूक्लियर होते हैं वो धीरे धीरे परागकण के अंतः या इंटाइन परत के पास बैठ जाती है, इस तरह से बैठ जाती है और इसके चारों तरफ कठोर नहीं, गाढ़ा जीवद्रव्य इकट्ठा हो जाता है। अब गाढ़ा जीवद्रव्य इकट्ठा हो जाने के कारण ये पोषक पदार्थों को पा करके जो जर्म न्यूक्लियर है वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। और जो ये जब 2 भागों में बढ़ते हैं तो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये दोनों जर्म न्यूक्लियर के 2 पार्ट्स बन जाते हैं। ये दोनों पार्ट नर युग्मक के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात किसी एक परागकण में 3 न्यूक्लियर होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियर और 2 नर युग्मक, है ना। नर युग्मक, ये नर युग्मक पराग नली की सहायता से किसी वर्तिकाग्र पे जाते हैं, और फिर परागण निषेचन की क्रिया के लिए ये अपना योगदान देते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको परागकोश का स्फुटन का पूरा प्रक्रिया आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। अब मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे देखें, पूरा वीडियो देखें। आपने वीडियो बार बार देखा है लेकिन सब्सक्राइब आप नहीं कर पाते या फिर भूल जाते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो देखें तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।